हेलो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो, अभी तक जो भी हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ा था वो हम ये पढ़ रहे थे कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कैसे फाइंड की जाती है। ठीक है, अभी तक तो हम सेंटर ऑफ मास की लोकेशन ही फाइंड कर रहे थे। लोकेशन हम सेंटर ऑफ मास की कैसे फाइंड करते थे? इन फॉर्मूलों से फाइंड करते थे। सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूले से फाइंड होता था और सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूले से फाइंड होता था। उसी तरीके से अगर आपको जेड कोऑर्डिनेट की भी जरूरत अगर पड़ रही है तो जेड कोऑर्डिनेट भी आप फाइंड कर सकते हो। जेड सी ओ एम इज इक्वल टू एम वन जेड वन प्लस एम टू जेड टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो, जो सेंटर ऑफ मास होता है, जैसे यहाँ पे जैसे मैंने ये दो बॉडी रखी हुई है, ठीक है, एक बॉडी यहाँ पे एक बॉडी यहाँ पे। अब ये दोनों बॉडी रेस्ट में है। अब देखो, इसका सेंटर ऑफ मास अगर मैं इसका सेंटर से सेंटर ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है इसी लाइन में लाई करेगा, कहीं ना कहीं लाई करेगा। इस फॉर्मूले से आप पता कर सकते हो। ठीक है, उसका मान लो यहाँ कहीं पे है सेंटर ऑफ मास, तो उसका आप एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास ये है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूले से आप पता कर सकते हो। लेकिन अगर हम ये जो बॉडी जो रखी हुई है यहाँ पे ना, अगर हम इनकी पोजीशन चेंज कर दें, इसकी पोजीशन कहीं और कर दी, इसकी पोजीशन मान लो यहीं पे है, तो ऐसा करने से क्या होगा, ये सेंटर ऑफ मास भी मूव करने लग जाता है। सेंटर ऑफ मास भी क्या करेगा, अपनी लोकेशन को चेंज कर देगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में हम जो है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे फाइंड की जाती है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैसे फाइंड किया जाता है, इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और इसमें जो मेन चीज़ है, देखो मेन चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि लेक्चर के मैं लास्ट में ही आपको बताऊंगा। देखो, ये एक लाइन लिखी हुई है कि इफ नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज जीरो देन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। देखो, एक्चुअल में ये जो लाइन है ना, किसी ने मुझे कमेंट में भेजी है। ठीक है, किसी स्टूडेंट ने मुझे कमेंट में भेजी है और वो स्टूडेंट जो है नीट आईआईटी की तैयारी कर रहा है वो स्टूडेंट। ठीक है, और साथ में मुझे बोला है कि सर इसका मीनिंग बता दीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। उस स्टूडेंट ने जो है बहुत जगह से लेक्चर देखे, लेकिन फिर भी मुझे बोला है कि इस लेक्चर के ऊपर वीडियो बना दीजिए, इसीलिए मुझे ये मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का लेक्चर बनाना पड़ा। एक्चुअल में मैं तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताने की सोच रहा था। नहीं मतलब मैं लेक्चर जो है एंगुलर मोमेंटम या टॉर्क या मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके ऊपर लेक्चर बनाने वाला था, लेकिन यहाँ पे जो मैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के ही अंदर ये टॉपिक भी आएगा। ठीक है, इसी का मतलब आपको समझाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब देखो बच्चों, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है आपका एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा ब्रीफली डिस्कस नहीं किया गया, बहुत थोड़ा बहुत ही डिस्कस किया गया है। न्यूमेरिकल भी ज़्यादा डिस्कस नहीं किए गए हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो बच्चे नीट या आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर स्कूल्स में भी पढ़ाया जा रहा है, स्कूल्स में भी अगर ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो ध्यान आप भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखो, सबसे पहले मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा बताया था मैंने, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। फिर फटाफट इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। देखो, सपोज करके बच्चों ये कोई बॉडी है, m1 बॉडी है, ये कोई m2 बॉडी है। ठीक है, अब मान लो यहाँ इसके सेंटर टू सेंटर का जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी मान सकते हो आप। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर ये दो जो बॉडी है दोनों का मास क्या है, सेम है, m1 इज इक्वल टू m2, दोनों का मास सेम है, 2 kg है। लेट सपोज दोनों का मास क्या सेम। मैंने आपको बताया भी था कि जब दो बॉडी का, ये एक सिस्टम है, पूरा का पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम का हमें सेंटर ऑफ मास बताना है। तो अगर ये जो दो बॉडी हैं, इन दोनों बॉडी का अगर मास सेम होता है तो देन इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है बच्चों इसी लाइन में लाई करता है, बीचों बीच में यहाँ पे लाई करता है। ठीक है, बताया था, यही चीज बताई थी कि ये बीचों बीच में लाई करेगा सेंटर ऑफ मास। अब देखो, इस फॉर्मूले से हम सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, तो आप सेंटर ऑफ मास अगर फाइंड करना है, देखो सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे बीचों बीच में होगा, मतलब यहाँ से कितनी दूरी पे होगा बच्चों, 3 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा ये सेंटर ऑफ मास। समझ में आ रहा है? 3 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा, यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। तो अगर आपको इस सेंटर ऑफ मास को फाइंड करना है तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है बच्चों, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में स्टार्ट करने वाला हूँ, चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ। देन मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को फिर उसके बाद स्पीड से आगे ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर मुझे इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो सबसे पहले हमारे पास एक ऑरिजिन पॉइंट होना चाहिए। यही मैंने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ऑरिजिन पॉइंट डिसाइड करना पड़ता है। तो ऑरिजिन पॉइंट आप कहीं पे भी ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ कहीं पे भी ले लीजिए, लेकिन जहाँ पे भी आप ऑरिजिन पॉइंट लोगे वहीं से आपको एक्सिस को प्रोड्यूस करना पड़ता है। मान लो मैंने सेंटर ऑफ मास यहाँ पे ले लिया, सॉरी सेंटर ऑफ मास नहीं, मान लो मैंने ऑरिजिन पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर लिया, यहाँ पे
यहाँ पे ऑरिजिन पॉइंट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं से एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दी, जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर रही थी ना। अब ये देखो, ये दोनों के दोनों मास तो यहाँ पे क्या थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, मतलब 2 डायमेंशनल मोशन, मतलब एक इस प्लेन में लाई कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे हमें 2 एक्सिस की जरूरत पड़ी। अब जैसे मान लो ये ये जो दो बॉडी है M1 M2, ये किसी एक्स एक्सिस में लाई कर रही है। हमें ये बताना है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ से इस ऑरिजिन पॉइंट से कितना डिस्टेंस दूर है, जो कि 3 सेंटीमीटर है। अब इसी को हमें फाइंड करना है कि क्या 3 सेंटीमीटर की दूरी पे ही है ये सेंटर ऑफ मास। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, इस फॉर्मूले को हम यूज कर देंगे। यहां पे मुझे क्या करें, देखो ये जो दोनों बॉडी है एक्स एक्सिस में लाई कर रही है, तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा। मुझे क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है कि ये जो सेंटर ऑफ मास है इस ओरिजिन पॉइंट से कितना दूर है, उसी को तो एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो एक्स COM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 x1 प्लस M2 x2, समझ में आ रहा है, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। यही तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने का। तो फाइनली अगर मैं यहां वैल्यू पुट करता हूं तो क्या मिलने वाला है, देखो M1 मास कितना बच्चों 2 kg है, तो 2 इंटू इसका x1 कोऑर्डिनेट कितना होने वाला है। देखो बच्चों, देखो हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखो M1 मास था, उसका x1 कोऑर्डिनेट, y1 कोऑर्डिनेट, इसका x2 कोऑर्डिनेट, y2 कोऑर्डिनेट या M2 मास था। वैसे इस M1 मास का x1 कोऑर्डिनेट होगा, मतलब x कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट है, ये भी x कोऑर्डिनेट है, लेकिन इसे हम x1 बोलेंगे, इसे हम x2 बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये M1 मास का कोऑर्डिनेट, ये M2 मास का कोऑर्डिनेट है। तो ये जो x1 कोऑर्डिनेट होगा ये कितना होगा बच्चों, ये जो बॉडी है ये ऑरिजिन पॉइंट पे ही लाई कर रही है। तो कोई बॉडी अगर ऑरिजिन पॉइंट पे लाई करती है तो उसका जो x कोऑर्डिनेट होता है, जिसे हम x1 बोल रहे हैं, वो 0 ही होता है। अब ये वाली जो बॉडी है इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, ऑरिजिन पॉइंट ये है। तो ऑरिजिन पॉइंट से जो इसकी डिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका 6 सेंटीमीटर है। यहां वैल्यू पुट कीजिए, यहां वैल्यू कैसे पुट करेंगे, ये मास तो कितना हो गया 2 हो गया, x1 कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0 हो गया, d प्लस M2 मास कितना है बच्चों, M2 तो 2 kg है, इनटू ये x2 कोऑर्डिनेट, इस M2 मास का x कोऑर्डिनेट है, ये कितना है 6 है, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 मतलब 2 प्लस 2। तो बच्चों ये फाइनली कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया पूरा का पूरा, 6 2 से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, तो ये 4 3 से कितना हो गया 12 हो गया। तो सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट आया वो कितना आया, 3 सेंटीमीटर आया बच्चों, पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया है, नेगेटिव भी आ सकता था, यहां पे तो नहीं आएगा पर आता भी है, नेगेटिव भी आता, कैसे आता भी बता दूंगा। तो बच्चों पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये हमने ऑरिजिन पॉइंट मान रखा था, तो ऑरिजिन पॉइंट से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई कर रहा है, इसीलिए तो 3 आया है यहाँ पे आंसर, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव जब भी आएगा तो आपको राइट हैंड साइड में उसे मीजर करना है, अगर नेगेटिव आता तो लेफ्ट हैंड साइड में मीजर करते, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखो एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखते रहिए, अभी मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करने वाले हैं। बस एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो M1 मास जो है M2 मास से ग्रेटर है, ठीक है। अब देखो जैसे ये 2 मास थे ना, ये M1 मास था और एक M2 मास था, ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। मान लो ये M1 मास कितना है 4 kg है, और ये M2 मास कितना है, ये इसे 2 kg ही ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ये 2 kg था ना, ये कितना था 2 kg थे दोनों, लेकिन अब क्या ये 2 kg है और ये 4 kg है। M1 मास ग्रेटर है M2 से, ठीक है। इनके बीच का जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है बच्चों, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, जब दोनों का मास सेम था तो एग्जैक्टली सेंटर में यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा था, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई कर रहा था। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो सिस्टम है, सिस्टम के पास 2 मास हैं, अरे लेकिन इसका मास क्या है, ज्यादा है। तो जिसका मास ज्यादा होता है ना, देखो अब सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर पे लाई नहीं करेगा, थोड़ा इस तरफ लाई करेगा, इस तरफ। मान लो ये सेंटर था ना, तो सेंटर के थोड़ा इस तरफ लाई करेगा, यहां पे लाई करेगा सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा इस तरफ, ठीक है। जो हैवी बॉडी होगी, हैवी बॉडी के क्लोज होगा सेंटर ऑफ मास। अब हमें पता करना है कि यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, मुझे सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो कैसे हम सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे बताओ। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, XCOM इज इक्वल टू M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, यही तो हमारे पास फॉर्मूला है। तो सबसे पहला काम किया हमारा ऑरिजिन पॉइंट डिसाइड करना। मैंने यहीं पे ऑरिजिन पॉइंट ले लिया, मैंने यहां से ऑरिजिन पॉइंट से ही आपको एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ती है, मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना है, एग्जैक्ट उसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो मास तो हमारे पास है, तो सबसे पहले इसका x1 कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। तो ये जो मास है ये तो ऑरिजिन पॉइंट पे ही लाई कर रहा है, तो जो मास ऑरिजिन पॉइंट पे लाई करेगा उसका कोऑर्डिनेट 0 होगा, और ये यहां से 6 सेंटीमीटर दूरी पे, ऑरिजिन पॉइंट से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा बच्चों, 6 सेंटीमीटर ही होगा। यहां पे इसे फाइंड कीजिए, XCOM इज इक्वल टू क्या हो जाता है,
m1 मास आपका 4 है, इंटू इसका x1 कोऑर्डिनेट 0 है, m2 मास कितना है 2 है, इंटू 6 हो जाएगा, ये 6 इसका कोऑर्डिनेट, और ये हो जाएगा आपका 4 + 2, तो ये सेंटर ऑफ मास कितना आ रहा है, तो 0 हो जाएगा, 6 2 = 12, 4 + 2 कितना होता है 6, 6 2 = 12, तो ये जो सेंटर ऑफ मास आ रहा है बच्चों कितना आ रहा है, +2 आ रहा है सेंटीमीटर। तो अब जो सेंटर ऑफ मास है बच्चों ये 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस, देखो यहाँ पे कितना था 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में था, बीचों बीच में था, क्योंकि दोनों का मास क्या था, सेम था। अब यहाँ पे देखो 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे तो 3 सेंटीमीटर था, यहाँ पे क्या आ रहा है 2 सेंटीमीटर आ रहा है, कितना आ रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे था, यहाँ पे लाई कर रहा है, क्योंकि इसका मास क्या ज़्यादा है, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसके क्लोज क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। तो इससे आपको क्या पता चला, इससे ये पता चला कि सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है बच्चों, मूव कर रहा है। देखो जब इसका भी मास 2 kg था, इसका भी मास 2 kg था, जैसे यहाँ पे था 2 kg 2 kg, समझ रहे हो, ये 2 kg था दोनों का मास, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई कर रहा था। लेकिन अगर मैंने इसका मास अगर बढ़ा देता हूं, तो बढ़ाने से क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास इधर मूव कर गया, ये सेंटर ऑफ मास इधर मूव कर गया, समझ में आ रहा है। तो यहां से जो उसकी डिस्टेंस आई वो कितनी आई, 2 सेंटीमीटर आई। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास मूव करता है, मोशन करता है, तो इसीलिए ये टॉपिक जो है आपका मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब देखो यहां से स्टार्ट करते हैं आपका मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब देखो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में क्या चीज है, देखो मान लो यहाँ पे कोई बॉडी है, m1 बॉडी है, यहाँ पे कोई बॉडी है m2 बॉडी है, चलो इसका 4 kg मास है, इसका 2 kg मास है, ठीक है, यहाँ से शुरू हो गया टॉपिक, ठीक है। अब देखो मान लो यहाँ से इन दोनों का जो डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 6 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, इस बॉडी को, इस m2 बॉडी को मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ थोड़ा सा इसे शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे जाकर के मैं यहाँ ले आया इसे, ठीक है, ये m2 बॉडी को मैं यहाँ ले आया, कितना सेंटीमीटर मैंने शिफ्ट किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 सेंटीमीटर मैंने इसे राइट में शिफ्ट कर दिया, 3 सेंटीमीटर मैंने इसे राइट में शिफ्ट कर दिया। अब देखो बच्चों, देखो जब ये दोनों बॉडी यहाँ पे थी तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहा होगा, कुछ यहाँ पे रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी हैवी है तो बीचों बीच में तो नहीं रहेगा, कुछ यहाँ पे रहेगा सेंटर ऑफ मास। सेम यही वाला तो क्वेश्चन है, देखो ना, यही वाला तो क्वेश्चन है, मास मैंने 4 kg ले रखा है, 2 kg ले रखा है, सेंटर ऑफ मास कितना था, 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे था, ठीक है। तो बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होगा, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में होगा, जब ये दो बॉडी यहाँ पे होंगी 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में होंगे। लेकिन अगर मैं इस बॉडी को इधर मूव कर देता हूँ बच्चों, जिस बॉडी को में आप मूवमेंट लाते हो ना, जैसे मैं इस बॉडी को क्या करा रहा हूँ, मूव करा रहा हूँ, मैंने उसे इतना यहाँ 3 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट कर दिया, तो ऐसा करने से ये सेंटर ऑफ मास भी इधर ही मूव करने लग जाता है, ये भी शिफ्ट होने लग जाता है। जिस भी बॉडी को आप मूव कराओगे ना, चाहे आप इधर मूव कराओ चाहे किधर भी मूव कराओ, जिस भी बॉडी को आप मूव कराओगे सेंटर ऑफ मास उसी की साइड मूव करता है, समझ रहे हो। तो इस बॉडी को अगर मैं इधर मूव कराऊंगा तो ये सेंटर ऑफ मास भी थोड़ा थोड़ा इधर इधर मूव करने लग जाएगा, समझ रहे हो, इधर मूव करने लग जाएगा। अब देखो बच्चों मैंने इसे 3 सेंटीमीटर मूव कराया, लेकिन इस वाली बॉडी को मैंने बिल्कुल भी मूव नहीं कराया, इसे अपनी ही जगह में रखा हुआ है, ठीक है। हमें ये पूछ रहा है कि ये सेंटर ऑफ मास कुछ इधर मूव कर जाएगा तो ये कितना शिफ्ट करेगा। जैसे इसे मैंने 3 सेंटीमीटर राइट में शिफ्ट किया तो ये सेंटर ऑफ मास भी राइट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कितना सेंटीमीटर शिफ्ट होगा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना सेंटीमीटर शिफ्ट होगा, इसे कैसे फाइंड करें। तो देखो इसे कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन फाइंड करने का जो फॉर्मूला था वो था XCOM = M1 x1 + M2 x2 डिवाइडेड बाय M1 + M2, यही था फॉर्मूला। लेकिन हमें ये तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन फाइंड करने का फॉर्मूला था, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, इस सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट कर दिया, इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया। अब अगर मैं इस बॉडी की पोजीशन को चेंज कर दूंगा तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, समझ रहे हो। तो ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो रही है। M1 मास, ये जो M2 मास था, M2 मास की ये क्या है, पोजीशन है, x क्या है, पोजीशन है, हमने इसके पोजीशन को चेंज कर दिया। अब हमें इसकी पोजीशन जो चेंज हुई है, इसकी पोजीशन भी चेंज की तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। तो उसे कैसे फाइंड करें, तो उसे हम क्या करेंगे, देखो क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पे डेल्टा लगा देना, ये डेल्टा यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे x1 के सामने डेल्टा लिख दो, ये डेल्टा लिख दो। अब ये डेल्टा क्या होता है, डेल्टा का मतलब ये है चेंज इन पोजीशन। सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन चेंज हुआ होगा ना, आप इस फॉर्मूले से उसे फाइंड कर सकते हो बस। x1 जैसे ये x1 जैसे मान लो M1 मास है, इसका x1 कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, मान लो 0 है, मैंने यहाँ से एक ऑरिजिन, ये x एक्सिस मैंने ये ड्रॉ कर दी, ठीक है, इसे मैंने ऑरिजिन पॉइंट बोल दिया। अब देखो बच्चों इसका जो x2 कोऑर्डिनेट था,
इसका x2 कोऑर्डिनेट कितना था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस था, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, इसे यहाँ राइट में शिफ्ट कर दिया। तो इसका जो पोजीशन जो मैंने चेंज किया ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 सेंटीमीटर मैंने इसका पोजीशन चेंज कर दिया, ये m2 मास का। तो m2 मास का जो मैंने पोजीशन चेंज किया वो 3 सेंटीमीटर चेंज किया, वो 3 यहाँ पे आएगा। ये चेंज इन पोजीशन है ऑफ m2 मास। m2 मास का जो पोजीशन जो चेंज हुआ है उसे यहाँ पुट करना है। m1 मास का अगर हुआ है तो उसे यहाँ पुट करना है। यहाँ पे m1 मास का हमने पोजीशन चेंज नहीं किया, तो इसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया है। और यहाँ पे का ये जो सेंटर ऑफ मास जो शिफ्ट हुआ होगा ना, राइट में जो शिफ्ट हुआ है, वही हमें फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमें डेल्टा एक्स सी ओ एम फाइंड करना है, मतलब सेंटर ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ये। तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन चेंज हुआ है उसे हमें फाइंड करना, तो कैसे फाइंड करेंगे। m1 मास कितना था बच्चों, m1 मास 4 kg था, तो यहाँ 4 लिखे इनटू ये चेंज इन पोजीशन है ऑफ m1 मास। तो क्या मैंने m1 मास का कोई पोजीशन चेंज किया है, नहीं किया है, वो तो अपनी ही जगह में, इसकी मैंने पोजीशन चेंज नहीं की है बच्चों। तो जिस बॉडी की आप पोजीशन चेंज नहीं करोगे उसका जो चेंज इन पोजीशन आएगा वो 0 ही आएगा, ठीक है। अगर मैंने इसे थोड़ा राइट में शिफ्ट कर दिया होता तब उसकी कुछ वैल्यू होती है, या लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया होता तब उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। प्लस m2 मास कितना है, ये तो 2 kg है। इस m2 मास को मैंने किधर शिफ्ट किया, इधर राइट में शिफ्ट किया, 3 सेंटीमीटर शिफ्ट किया। तो अगर आपने राइट में शिफ्ट किया है तो आप इस वैल्यू को +3 लोगे, ठीक है। 3 सेंटीमीटर आपने शिफ्ट किया, इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया है। अगर आपने इधर लेफ्ट में शिफ्ट किया होता तो यहाँ पे वैल्यू क्या आती, नेगेटिव आती। समझ में आ रहा है इतना, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 कितना 4 + 2, ठीक है। तो ये 4 + 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो डेल्टा एक्स सी ओ एम है वो कितना आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 2 3 जगह हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये कितना आ गया 1 आ गया। इसका मतलब ये जो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो कितना आया, 1 सेंटीमीटर आया। इसका मतलब ये जो सेंटर ऑफ मास, जब ये दो बॉडी यहाँ पे थी 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में थी, तो उस समय तो यहाँ पे था सेंटर ऑफ मास, लेकिन जैसे ही मैंने इसे 3 सेंटीमीटर राइट में शिफ्ट किया तो ये जो सेंटर ऑफ मास है ये भी 1 सेंटीमीटर राइट में शिफ्ट हो गया। ये जो पॉजिटिव आया है ना, पॉजिटिव का मतलब वो राइट में शिफ्ट हुआ है, अगर नेगेटिव आता तो वो लेफ्ट में शिफ्ट होता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव का भी मेन रोल है यहाँ पे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है वो 1 सेंटीमीटर राइट में शिफ्ट हुआ है। अब देखो एक दूसरा क्वेश्चन कराता हूं, देखो नेगेटिव कैसे आती है वैल्यू। मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो चलो इसे हमने 4 kg ले लिया और इसका मास जो है 2 kg है, ठीक है। अब देखो मान लो मैंने इसे, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, चलो डिस्टेंस हमें तो यहाँ पे जो है ना इसका ये पता करना है कि कितना सेंटर ऑफ मास इसका शिफ्ट हुआ है, ठीक है। अब देखो मान लो मैंने इस बॉडी को कुछ इधर शिफ्ट कर दिया, इस m2 बॉडी को इधर शिफ्ट कर दिया, तो कितने सेंटीमीटर शिफ्ट किया, मान लो 2 सेंटीमीटर मैंने राइट में से शिफ्ट कर दिया। और ये वाली जो बॉडी है ना, इस वाली बॉडी को मैंने जो है कुछ इधर 4 सेंटीमीटर मैंने इसे शिफ्ट कर दिया, लेफ्ट में 4 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया। तो अब ये वाली बॉडी यहाँ है और ये वाली बॉडी यहाँ है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास रहा होगा वो भी शिफ्ट हो गया होगा। बस उसी सेंटर ऑफ मास को हमें फाइंड करना है कि कितना वो लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है या राइट में शिफ्ट हुआ है, यही हमें पता करना है। कि मान लो सपोज करके जब ये दो बॉडी यहाँ पे थी तो इनका सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पे था, तो हमें ये पता करना है कि ये चीज़ों हमने यहाँ पे चेंजेस किया, इसकी पोजीशन चेंज कर दी, इसकी पोजीशन चेंज कर दी, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भी चेंज हो गई होगी। तो वो लेफ्ट में चेंज हुई है या राइट में चेंज हुई है, यही हमें पता करना है। तो देखो कैसे पता करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, डेल्टा, यही वाला फॉर्मूला है, डेल्टा एक्स सी ओ एम। इसका मतलब यह है चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। समझ में आ रहा है। हमें क्या निकालना है, इस सेंटर ऑफ मास का चेंज इन पोजीशन निकालना है, कितना वो चेंज हुआ। तो डेल्टा एक्स सी ओ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 मास कितना है 4 kg है, इनटू डेल्टा x1। डेल्टा x1 का मतलब ये जो m1 मास की जो आपने पोजीशन चेंज की है ना उसे यहाँ पुट करेंगे। तो m1 मास की पोजीशन आपने कितनी चेंज की है, 4 सेंटीमीटर चेंज की है, लेफ्ट में चेंज की है, आपने इसे लेफ्ट में मूव कराया ना। तो अगर आपने लेफ्ट में मूव कराया तो -4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा -4 सेंटीमीटर आएगा, समझ रहे हो। अगर राइट में मूव कराओगे तो पॉजिटिव आएगा। ऐसा क्यों होता है बच्चों, आपकी एक्सिस होती है ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, लेफ्ट में नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव होती है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है आपकी नेगेटिव होती है, ठीक है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में इसे शिफ्ट कर रहे हो तो वैल्यू भी आएगी उसकी नेगेटिव आएगी। अब देखो ये m2 कितना है आपका 2 kg है, इनटू आपने राइट में से शिफ्ट किया तो इनटू 2 पॉजिटिव 2 आएगा यहाँ पे, क्योंकि राइट में शिफ्ट किया। तो इन दोनों मास को ऐड कर दो 4 + 2, तो ये यहाँ पे आपका डेल्टा एक्स सी ओ एम कितना आ जाएगा आपका 16 + 4 हो गया, 4 + 2 कितना हो गया 6 हो गया। तो ये कितना आ गया -12 डिवाइडेड बाय 6, ये कितना आ गया -2 सेंटीमीटर। तो डेल्टा एक्स सी ओ एम कितना आ रहा है, -2 सेंटीमीटर आ रहा है।
देखो मैंने एक चीज बताई थी आपको, जब ये दो मास हैं, एक का मास 4 kg है, एक का 6 kg है, मान लो अगर इसका 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था, जब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया था, तो मैंने आपको कहा था सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, 2 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। लेकिन अगर मैं इस m1 मास को इधर शिफ्ट कर देता हूं 4 सेंटीमीटर, इसे इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो जो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन चेंज होगी वो -2 सेंटीमीटर आया। मतलब वो अपनी जो उसकी ओरिजिनल लोकेशन थी ना, जब ये बॉडी यहां पे थी तो उसकी ओरिजिनल लोकेशन ये थी, तो वो -2 सेंटीमीटर लेफ्ट में मूव कर जाएगा। माइनस का मतलब वो लेफ्ट में मूव करेगा, तो सेंटर ऑफ मास यहां पे पहुंच जाएगा, यहां पे सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, -2 सेंटीमीटर इधर मूव करेगा। ये 2 सेंटीमीटर तो इधर था, पहले वो इस तरफ था, यहां पे था सेंटर ऑफ मास, जब ये दोनों बॉडी यहां पे थी, अब वो सेंटर ऑफ मास इधर मूव कर जाएगा, यहां पे। ये बॉडी तो अब यहां पे और यहां पे है, लेकिन सेंटर ऑफ मास यहां पे मूव करेगा, लेफ्ट में मूव करेगा। ठीक है, समझ में आया इतना? अब देखो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं। मान लो ये बॉडी है m1, ये बॉडी है m2, ठीक है, ठीक है। इसका मास चलो 4 kg है, इसका मास 2 kg है, ठीक है। इसे मैंने कुछ ये 2 सेंटीमीटर राइट में मूव करा दिया, 2 सेंटीमीटर मैंने राइट में मूव करा दिया इस m2 बॉडी को, जिसका मास कितना है, 2 kg है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछता है कि हम इस m1 बॉडी को कितना लेफ्ट में मूव कराएं या कितना राइट में मूव कराएं, कुछ भी, मतलब कितना हम इसे लेफ्ट में मूव कराएं या राइट में मूव कराएं। जरूरी नहीं कि लेफ्ट में ही मूव कराना है, राइट भी हो सकता है। हमें इसकी पोजीशन बतानी है कि इसकी पोजीशन हम कैसे करके चेंज करें कि सो दैट सेंटर ऑफ मास रिमेन्स स्टेशनरी। सेंटर ऑफ मास क्या रहे, स्टेशनरी रहे। कहने का मतलब यह है बच्चों, देखो यहां पे हम क्या कर रहे थे, बॉडी की मूवमेंट कर रहे थे, बॉडी की मूवमेंट कर रहे थे, उससे सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा था। सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा था, मूव कर रहा था ना सेंटर ऑफ मास। लेकिन बच्चों जरूरी भी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा मूव करे। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप इस बॉडी को भी मूव कर रहे हो, इस बॉडी को भी मूव कर रहे हो, मतलब ये किसी वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है और ये भी किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास अपनी ही जगह में है, सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं कर रहा है। इसीलिए तो यहां पे लिखा है सो दैट सेंटर ऑफ मास रिमेन स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब वो मूव ना करे, वो रेस्ट पे ही रहे। मान लो देखो ये दो बॉडी यहां पे थी, इनमें 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास था बच्चों कहां पे था, इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, यहां पे था इसका सेंटर ऑफ मास ना, 2 सेंटीमीटर की दूरी पे था। ये मैंने क्वेश्चन नहीं कराया था आपको, देखो ये देखो 4 kg है, ये 2 kg है, 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या था, 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे था। ये हमने कैलकुलेट भी किया था, ठीक है। अब देखो यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास तो यहां पे है, लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर मैं इस बॉडी को सिर्फ इन दोनों में से अगर एक बॉडी को अगर मूव करता हूं तो 100% सेंटर ऑफ मास तो मूव करने वाला है। लेकिन वो कह रहा है कि अगर हम ऐसा क्या करें कि ये जो सेंटर ऑफ मास है ये स्टेशनरी रहे, ये मूव ना करे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बॉडी को मूव कराना पड़ेगा, इस बॉडी को मूव कराना पड़ेगा। लेकिन कितना मूव कराना पड़ेगा यही हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एक्स सी ओ एम इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, m2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि सेंटर ऑफ मास डज नॉट मूव, मतलब रिमेन स्टेशनरी रहे, मतलब वो मूव ना करे। जब बॉडी दोनों बॉडी यहां पे थी तब भी वो यहीं पे रहे, तब भी सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहे। और जब हमने इसे 2 सेंटीमीटर से मूव कराया, इसे भी कितना मूव हमें कराना पड़े ये पूछ रहा है कि कितना हमें इसे मूव कराना पड़े कि सेंटर ऑफ मास अपनी ही जगह में रहे। तो सेंटर ऑफ मास तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो अगर ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो इसे चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ मास ने तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी, ना तो राइट चेंज हुआ ना तो लेफ्ट चेंज हुआ, तो इसका डेल्टा एक्स सी ओ एम कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ रहे हो, अगर इसने पोजीशन चेंज की होती तो इसकी कुछ वैल्यू आती, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में गिवन है कि सेंटर ऑफ मास रिमेन स्टेशनरी। हम इन पार्टिकल को चाहे राइट में मूव करें चाहे लेफ्ट में मूव करें, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है, तो हम उसकी चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को 0 लेंगे। इज इक्वल टू m1 मास कितना है, तो 2 kg था, हमने इसे कितना m1 मास को यहां 2 सेंटीमीटर राइट में मूव कराया, तो सॉरी m1 मास तो ये है, m2 ये है, सॉरी हाँ। तो देखो m1 मास कितना था, ये तो 4 kg था, m1 कितना था, 4 kg था। हमें इसका ये बताना है कि इसका कितना पोजीशन चेंज हुआ, डेल्टा x1 हमें फाइंड करना है कि हमें इसे राइट में मूव करना है कि इसे राइट में मूव करना है कि लेफ्ट में मूव करना है। इसी की वैल्यू से हमें पता चल जाएगा। अगर ये पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब राइट में मूव करना है, नेगेटिव आती है तो इसका मतलब लेफ्ट में मूव करना है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहां पे क्या होगा, प्लस आएगा, m2 मास कितना है, तो 2 kg दे रहेगा, 2 इंटू ये डेल्टा x2 मतलब इसे कितना हमने मूव कराया, 2 सेंटीमीटर हमने इसे मूव कराया, तो राइट में मूव कराया तो पॉजिटिव आएगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो 4 प्लस 2। तो बच्चों ये 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 डेल्टा x1 प्लस 2 2 4।
समझ में आ रहा है इतना? 4 को इधर भेज दीजिए, -4 हो जाएगा, ये 4 डेल्टा x1 आ गया। तो डेल्टा x1 क्या चीज़ है? ये m1 मास का पोजीशन है, m1 मास का पोजीशन है डेल्टा x1। डेल्टा x1 क्या है? इस m1 मास का पोजीशन है जो आपने चेंज किया है, जितना मतलब चेंज करने की जरूरत है ताकि ये सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी रहे। तो डेल्टा x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -4 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया? 1 आ गया। तो यहाँ पे डेल्टा x1 कितना आया? -1 आया, माइनस भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे -1। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इसे 2 सेंटीमीटर राइट में मूव किया है तो इसे आपको लेफ्ट में 1 सेंटीमीटर मूव करना पड़ेगा। ऐसा करने पे ये सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी रहेगा, ये मूव नहीं करेगा, ये अपनी ही जगह में रहेगा। समझ में आ गया इतना? अब देखिए आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? देखो मान लो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। मान लो एक पार्टिकल ये है, ये मान लो इधर v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक पार्टिकल इधर है ये v2 वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, और एक पार्टिकल इधर है, इसे इसकी डायरेक्शन कहीं पे भी ले लीजिए, इधर ही ले लीजिए, ठीक है। ये v3 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये आपका m1 मास है, ये आपका m2 मास है, ये आपका m3 मास है। वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन अलग है, ठीक है। हमें अब बच्चों ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम के पास ये 3 पार्टिकल हमने ले रखे हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसका कहीं ना कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा। अब अगर ये मूव कर रहा है, अगर ये मूव कर रहा है, इस सिस्टम के जो 3 पार्टिकल अगर ये मूव कर रहा है तो उस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी मूव करेगा भाई। उस सिस्टम मान लो ये उसका सेंटर ऑफ मास है, इन 3 पार्टिकल का जो सिस्टम है, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पे सपोज करके, तो उसके पास भी कहीं ना कहीं वेलोसिटी होगी ना। तो हमें क्या करना है, इस सेंटर ऑफ मास की जो है वेलोसिटी होती है ना, उसे फाइंड करना है। अब उसे कैसे फाइंड करेंगे? उसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला था XCOM इज इक्वल टू M1x1 प्लस M2, अगर 3 पार्टिकल हैं तो M2x2 प्लस M3x3, अगर 3 है तो 4 है तो फिर M4x4 भी होता रहेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। अब अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है, देखो अगर किसी भी पार्टिकल की अगर पोजीशन चेंज हो रही है, अगर जैसे पार्टिकल स्टार्टिंग में तो हम उसे रेस्ट में मानते थे, अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो इसका मतलब उस पार्टिकल के पास वेलोसिटी भी है, ठीक है। तो अगर उसके पास वेलोसिटी है, पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, तो सपोज करके उसका सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है, तो उसके सेंटर ऑफ मास के पास भी वेलोसिटी होगी। अब उस वेलोसिटी को कैसे फाइंड करें? तो हमें क्या करना है, बस इसका d/dt करना है, हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? जैसे ये XCOM है तो इसका d/dt कर दो, इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हमने कर दिया। अब ये M1 है तो हम क्या करेंगे, इस x1 को d/dt करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे इसका d/dt क्यों नहीं किया? मास बच्चों कांस्टेंट होता है, जो चीज़ कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन नहीं किया जाता। यहाँ पे ये जो x1 पोजीशन है, x2 पोजीशन है, x3 पोजीशन है, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है इनकी वैल्यू चेंज होने में लगी हुई है। तो जो चीज़ चेंज होगी, इस पार्टिकल की पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो जो चीज़ चेंज होती है ना उसी को डिफरेंशिएट किया जाता है। इसीलिए मैं इस x1 को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ टाइम के रिस्पेक्ट में। ये सेंटर ऑफ मास की भी पोजीशन यहाँ पे चेंज होती रहेगी क्योंकि ये तीनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी मूव कर रहा होगा, तो उसकी हमें वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ रही है, इसीलिए हमें इसे डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो फाइनली ये हो जाएगा आपका M2, इसे भी d/dt कर दो, d/dt x2 प्लस M3 d/dt x3, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन नहीं किया जाएगा, जो मास है, मास तो कांस्टेंट है ना, उसे डिफरेंशिएट थोड़ा ना करोगे आप, ठीक है। अब देखो फाइनली हम इसे कैसे लिखेंगे बच्चों? dx/dt क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। याद आ रहा है? कुछ चैप्टर 2 में पढ़ा होगा, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? dx/dt, मतलब चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे पोजीशन क्या हो रही थी? सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो जो चीज चेंज होती है उसे डिफरेंशिएट किया जाता है, ठीक है। तो ये VCOM आ जाएगा, dx/dt का फॉर्मूला VCOM होता है, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमें मिल जाएगी। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी, ये M1 है और ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ M1 मास, तो ये V1 आ जाएगा यहाँ पे, d/dt, इस x1 का हमने d/dt किया तो V1 मिल जाएगा, ठीक है, इस M1 मास का V1 वेलोसिटी। उसी तरीके से M2 V2 मिल जाएगा, M3 V3 मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। इस तरीके से, इस फॉर्मूले से हम सेंटर ऑफ मास का क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों इसका यूज क्या है? हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? इसका यूज क्या है? देखो इसका एप्लीकेशन क्या है वो समझना जरूरी है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे तो ये 3 मास ले रखे हैं ना, पर इसका यूज क्या है? देखो बच्चों एक चीज बताता हूँ, कोई भी अगर सिस्टम है,
जैसे यहाँ पे तो हमने सिस्टम के पास ही ये 3 पार्टिकल ले रखे हैं, एक पार्टिकल का मास m1 है, एक पार्टिकल का मास m2 है, एक पार्टिकल का मास m3 है। लेकिन बच्चों ये एक प्रॉपर वे नहीं होता समझने का। इसका जो प्रॉपर वे है ना समझने का, देखो एक एग्जांपल से समझाता हूं, नहीं तो ये आपको कभी भी इसे समझ नहीं पाओगे जिंदगी में कभी भी। देखो यहां पे है क्या चीज, ये एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के पास यहां पे हमने 3 पार्टिकल ले रखे थे, 3 पार्टिकल ले रखे थे, उन तीनों पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी है। लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, हो सकता है इन तीनों पार्टिकल के पास वेलोसिटी हो और सेंटर ऑफ मास के पास भी वेलोसिटी हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि इन तीनों पार्टिकल के पास वेलोसिटी हो और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 हो, यह भी हो जाता है। जैसे अभी हम क्या कर रहे थे, पीछे मैंने आपको क्या बताया था, हम इनको मूव कर रहे थे, तो मूव करने से सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा था, लेकिन समटाइम सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा था, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मान लो ये पार्टिकल मूव कर रहा है, ये पार्टिकल भी मूव कर रहा है, ये पार्टिकल भी मूव कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि ये सेंटर ऑफ मास भी मूव करे, लेकिन जरूरी भी नहीं है कि ये सेंटर ऑफ मास मूव ही करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये सेंटर ऑफ मास रेस्ट में ही रहे, ये मूव ना करे। इसका एग्जाम्पल भी देता हूं अभी कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। तो मैंने यहां पे क्या बोला बच्चों, ये जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है ये कैन बी जीरो भी हो सकती है और कैन नॉट बी जीरो, और जीरो नहीं भी हो सकती है। अब ये कब जीरो होगी और कब जीरो नहीं होगी, इसका थोड़ा मैं हिंट दे देता हूं आपको। कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो भी हो सकती है और कैन नॉट बी जीरो हो सकती है। जीरो होने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये V1 जीरो हो जाएगा, V2 जीरो हो जाएगा, V3 जीरो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और जीरो नहीं होने का मतलब भी ये नहीं है, जीरो नहीं होने का मतलब ये भी मत समझना आप कि इनकी कुछ मतलब इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसकी वैल्यू मान लो कुछ, देखो वेलोसिटी क्या होता है, आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मान लो अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये मान लो नेगेटिव है, और आपका कुछ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गया तो अच्छी बात है, आ गया, लेकिन वो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जीरो भी आ सकता है। मान लो इन दोनों का सम पॉजिटिव आया और ये जो है इन दोनों के सम के इक्वल आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जीरो डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या हो जाएगा, जीरो ही तो हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये तो एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी मैं एक एग्जाम्पल देकर के समझाता हूं आपको। देखो होता क्या बच्चों, जैसे आपका ये डिस्क है, मान लो ये एक सर्कुलर डिस्क है, ये मूव कर रहा है, ठीक है। यहां पे इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, ये डिस्क मूव कर रहा है, यहां पे ये एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, डिस्क। अब देखो बच्चों, ये जो डिस्क मूव कर रहा है ना, अब ये जो डिस्क है, डिस्क के अंदर बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के ये डिस्क जो है बना हुआ है, सॉलिड डिस्क है, मिलियंस पार्टिकल इसके अंदर होंगे। अब मान लो एक पार्टिकल मैंने अब मैं मिलियंस पार्टिकल नहीं ले रहा, मैं 2-3 ही पार्टिकल लूंगा, जैसे यहाँ पे V1 V2 V3 है ना, तो इसी का मैं थोड़ा यूज समझा रहा हूं आपको। अब देखो बच्चों, इस सबसे पहले इस डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होगा एग्जैक्टली यहां सेंटर पे लाई करेगा। अब ये डिस्क क्या कर रहा है, मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है डिस्क, ठीक है, रोटेट कर रहा है, मतलब ऐसे घूम रहा है, ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने में लगा हुआ है। तो ये वाला जो पार्टिकल होगा, इस वाले पार्टिकल की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ये होगी, चलो इसे मैंने V1 बोल दिया, इसकी वेलोसिटी क्या है, V1 है। अब बच्चों ये वाला जो पार्टिकल है, मान लो कोई पार्टिकल, एक पार्टिकल क्लोज ले लेते हैं, ये वाला पार्टिकल जो है इस वाले सर्कल में मूव कर रहा होगा, इस वाले सर्कल में मूव कर रहा होगा, समझ में आ रहा है। तो इसकी जो वेलोसिटी है, इस मान लो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, मान लो ये पार्टिकल मूव कर, मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल ले लेते हैं, यहाँ पे एक पार्टिकल, तो इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, V2 इस तरफ होगी, इसकी इस तरफ है, इसकी इस तरफ है। अब एक पार्टिकल मान लो यहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो मान लो कहीं पे भी मान लो ये वाला पार्टिकल इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी, इसे हमने V3 बोल दिया। अब देखो इसके अंदर जो पार्टिकल हैं सबकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, सबकी वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। मान लो अगर ये जो डिस्क है, मान लो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, बहुत से बच्चों को अभी एंगुलर वेलोसिटी भी नहीं हो पता होगा, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लो इस कांस्टेंट, ये किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ये डिस्क घूम रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी तो उसकी कांस्टेंट है, लेकिन बच्चों ये जो पार्टिकल है, इन सब पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी ना वो अलग अलग होगी। क्यों होगी, क्योंकि अगर आपको किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करनी है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है R ओमेगा होता है, ये फॉर्मूला होता है। मान लो अगर आपको इस पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करनी है तो उसके लिए क्या करोगे, V1 इज इक्वल टू R1 इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो यहां से सेंटर से जो इसका रेडियस होगा R1 ना, उसकी वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो आपको इस पार्टिकल की वेलोसिटी का पता चल जाएगा कि कितनी वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। देखो इसे ध्यान से देखते रहना, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आने वाला। अब देखो बच्चों, यहां पे जैसे मान लो ये वाला पार्टिकल है, तो इसका रेडियस क्या होगा बच्चों, R2 होगा। ये V2 है तो इसका रेडियस मैंने R2 बोल दिया। तो इसकी अगर V2 वेलोसिटी फाइंड करनी है इस पार्टिकल की, तो R2 इंटू ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, ये हमारा फॉर्मूला है। लेकिन बच्चों ये वाली जो वेलोसिटी आएगी ये ज्यादा आएगी V2 से। क्यों, क्योंकि बच्चों ये R2 क्या है, देखो
ये R2 छोटा है, ये R1 बड़ा है। उसी तरीके से अगर मैं V3 निकालता हूँ ये वाली वेलोसिटी, तो इसका R क्या होगा, और छोटा होगा, इसका रेडियस और छोटा होगा, तो ये सबसे कम वेलोसिटी होगी, ये ज़्यादा वेलोसिटी होगी, ये और ज़्यादा वेलोसिटी होगी। तो ये जो पार्टिकल होते हैं ना अंदर, ये पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी से मूव करते रहते हैं, इनकी जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो अलग अलग होती है। देखो एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, देखो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसे प्रूव भी किया जा सकता है। देखो मान लो ये पार्टिकल मैंने एक ही सीधाई पे ले लिया सपोज करके, तो जब ये पार्टिकल मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, मान लो ये पार्टिकल जो मूव करते 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 यहाँ पहुँच गया, यहाँ इस सीधाई में पहुँच गया, तो ये पार्टिकल भी मूव करते करते इसी की सीधाई पे रहेगा, आगे पीछे तो खिसक नहीं जाएगा ना, रिजिड बॉडी है ये पूरी की पूरी। अब ये पार्टिकल मूव करते करते मान लो यहाँ पे पहुँच गया, तो ये वाला पार्टिकल भी मूव करते करते यहाँ पे पहुँच जाएगा, ये पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो ये पार्टिकल ये मूव करते करते यहाँ पे पहुँच जाएगा, फिर ये पहुँचेगा यहाँ पे तो ये भी यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो इस वाले पार्टिकल ने मान लो पूरा एक चक्कर काटने में टी टाइम लिया, तो ये वाला पार्टिकल भी तो पूरा एक चक्कर काटने में टी ही टाइम लेगा। लेकिन बच्चों इसने जो है ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, इसने जो है कम डिस्टेंस कवर किया है और सेम टाइम भी लिया है। तो इसने सेम टाइम में इस वाले पार्टिकल ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, इसका मतलब इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है। डिस्क के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं बच्चों, जितने भी पार्टिकल्स हैं, जो जैसे अंदर अंदर यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे उनकी वेलोसिटी अलग 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 है, उनकी डायरेक्शन भी अलग अलग है, तो वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो मैं ये कह रहा हूं देखो बच्चों, अगर ये जो वेलोसिटी है, जैसे मान लो यहाँ पे तो हमने तीन ही पार्टिकल ले रखे हैं, M1 M2 M3, एक्चुअल में यही कॉन्सेप्ट होता है, इसके लिए ही ये डिफाइन किया गया है, बनाया गया है, समझ रहे हो, ये जो सेंटर ऑफ मास जो हम फाइंड करते हैं। लेकिन बच्चों ये डिस्क तो क्या कर रहा है, इस एक्स एक्सिस के अबाउट यहाँ पे घूमने में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सेंटर में जो पार्टिकल होगा, इस डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो तो यहाँ पे लाई करेगा ना, कहाँ पे लाई करेगा, यहां पे लाई करेगा, सेंटर में लाई करेगा। तो ये जो ये वाला जो पार्टिकल है, क्या ये मूव कर रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है। यहां पे का जो पार्टिकल है उसका जो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, 0 होगा। इन सारे पार्टिकल के पास, इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, इस वाले पार्टिकल के पास वेलोसिटी, इस वाले पार्टिकल के पास वेलोसिटी, यहां पे वेलोसिटी पुट करूंगा, वेलोसिटी पुट करूंगा, वेलोसिटी पुट करूंगा। लेकिन ये जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है ये कौन सी है, यहां पे की वेलोसिटी है, मतलब ये वाला जो पार्टिकल है ये मूव नहीं कर रहा है, ये रेस्ट में है बच्चों। तो यहां पे वेलोसिटी होने का मतलब ये नहीं होता है कि ये जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो आएगी ही आएगी, वो 0 भी आ सकती है, समझ रहे हो, वो 0 भी आ सकती है। अब देखो ये सारे पार्टिकल तो मूव कर रहे हैं, लेकिन इसका जो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है, वो उसका जो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब देखो यहां पे जो सेंटर ऑफ मास है, अगर मैं इस फॉर्मूले से उसकी वेलोसिटी फाइंड करता हूं, v = r ओमेगा, तो बच्चों ये जो पार्टिकल यहां पे होगा उसका तो रेडियस 0 होगा ना, उसका रेडियस क्या होगा, 0 × ओमेगा, तो उसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है, 0 ही तो आ रही है, समझ रहे हो। तो इस सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले से भी आप उसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। तो इस डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास यहां पे, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये मिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। और ये मिलियंस ऑफ पार्टिकल मतलब जैसे मिलियंस ऑफ पार्टिकल आपको यहाँ पे फिर M4 V4 प्लस M5 V5 प्लस ऐसी करते रहना, सबको ऐड करते रहना पड़ेगा, तो फाइनली आपको इस डिस्क की जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो 0 मिलेगी। लेकिन जनरली क्वेश्चंस ऐसे आते नहीं है, क्योंकि आप कब तक उसे ऐड करते रहोगे, फिर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कहीं, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चंस आप हायर क्लासेस में ही पढ़ोगे, पर यहां पे मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया है। तो किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी, मान लो कोई सिस्टम है, उस सिस्टम के जो पार्टिकल्स हैं उनके पास अगर वेलोसिटी है, तो जरूरी नहीं है कि उसके सेंटर ऑफ मास के पास भी वेलोसिटी हो, उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 भी आ सकती है, जैसे यहां पे 0 आ गई थी। अब देखो एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो ये ग्राउंड है, अब ये जो डिस्क है ना, ये डिस्क क्या कर रही है, यहां पे ऐसे रोल कर रही है, ठीक है, ऐसे ये डिस्क को हमने ऐसे यहां थ्रो किया, ये डिस्क यहां पे घूमने लग गया है। अब देखो ये डिस्क क्या कर रही है, यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन भी कर रही है और रोटेशनल मोशन भी कर रही है। ट्रांसलेशन मोशन का मतलब इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे होगा ना, ये रोटेशनल मोशन भी कर रही है मतलब रोल भी कर रही है, और ट्रांसलेशन मोशन भी कर रही है, ट्रांसलेशन मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन भी कर रही है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, इसके पार्टिकल यहाँ पे क्या करोगे, इसके पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ होगी, इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ होगी, इस वाले की कुछ अलग होगी, सबकी अलग अलग डायरेक्शन होगी। तो इस फॉर्मूले का अगर आप यूज करोगे तो यहाँ पे जो इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये जो सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे तो लाई करेगा सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा था, क्या ये डिस्क आगे मूव कर रहा था, नहीं मूव कर रहा था, ये डिस्क अपनी ही जगह में था, बस इसके सिस्टम के जो पार्टिकल्स थे वो मूव कर रहे थे, उनकी पोजीशन चेंज हो रही थी।
लेकिन सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी। तो ये जो सेंटर ऑफ मास की जो हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं ना, वो एक्चुअल में सिस्टम की ही वेलोसिटी होती है। उससे हमें ये पता चलता है कि ये जो सिस्टम है ये आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो आने का मतलब यह है कि ये सिस्टम आगे नहीं बढ़ रहा है, ये सिस्टम अपनी ही जगह में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है, ये जो सिस्टम है ये आगे भी बढ़ रहा है, ये सिस्टम क्या कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। तो जब आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करोगे ना, तो यहां पे वेलोसिटी अलग आएगा, वेलोसिटी अलग आएगा, वेलोसिटी अलग आएगा, हर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन इस वाले केस में सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो जीरो नहीं आएगी बच्चों। यहां पे जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो जीरो नहीं आएगी, वो कुछ आएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहां पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्योंकि ये सिस्टम, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जब यहां पे की जो वेलोसिटी होगी, जब इन वेलोसिटी को आप पुट करोगे ना, यहां पे इस फॉर्मूले में पुट करोगे इस वाले केस के लिए, तो यहां पे सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो कुछ ना कुछ आएगी। समझ में आ रहा है आपको? अब देखो इस एक दूसरे एग्जांपल से भी समझाता हूं। मैंने आपको क्या बोला कि जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है ये जीरो भी हो सकती है और जीरो नहीं भी हो सकती है। देखो इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं आपको। लट्टू होता है आपका, लट्टू, ये आपका लट्टू है, ठीक है, ये आपका लट्टू है। अब लट्टू घुमाया होगा, ठीक है, लट्टू के साथ बचपन में खेला होगा, अभी भी खेला होगा। अब जब आप इस लट्टू को घुमाते हो तो लट्टू क्या होता है, स्टार्टिंग में ऐसे इधर उधर 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 भागता है, इस तरफ भागता है, अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। अब देखो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, सबसे पहले एक चीज बताता हूं, इसका सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं पे लाई कर रहा होगा। अब अगर हम लट्टू को जब स्टार्टिंग में घुमाते हैं तो लट्टू स्टार्टिंग में ऐसे भागता है, ऐसे भागता है, ऐसे ऐसे स्टार्टिंग में वो तेजी से इधर उधर भागता रहता है, ठीक है। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, जैसे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हम कैसे निकालते थे, v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 एंड प्लस डॉट 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 डॉट, ज़्यादा पार्टिकल हैं तो m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 डॉट। अब देखो बच्चों, ये जो लट्टू होता है स्टार्टिंग में ऐसे 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 भागता है, तो इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो कुछ की वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी, कुछ की वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी। जब ये घूम रहा होगा तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, किसी की डायरेक्शन उधर होगी, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन होगी। लेकिन बच्चों जब ये इस तरीके से ऐसे 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 घूम रहा होगा ना, उस समय सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आएगी, कुछ ना कुछ आएगी, जीरो नहीं आएगी। लेकिन बच्चों लट्टू क्या करता है, स्टार्टिंग में तो ऐसे 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 घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो क्या होता है, अपनी एक जगह में आ जाता है, फिर वहीं पे अपनी ही जगह में वो घूमता रहता है, ऐसे घूमता रहता है, समझ लो, एक ही जगह में घूमता रहता है, फिर वो गिर जाता है। लेकिन जब वो अपनी एक जगह में आ जाता है, जब वो वहां पे अपनी जगह में ऐसे घूमता रहेगा ना, ऐसे घूमता रहेगा, जब अपनी जगह में ही घूमता रहेगा, किसी एक पॉइंट में घूमता रहेगा, उस समय जो उसका सेंटर ऑफ मास होगा, उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, उस समय जीरो होगी। लेकिन उसके हर पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, लेकिन सेंटर ऑफ मास के पास कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, क्योंकि उस समय वो लट्टू अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। उस समय वो अपनी ही एक ही किसी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट करने में लगा हुआ है, ऐसे रोटेट कर रहा है, एक ही एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, वो एक ही जगह में रोटेट कर रहा है। तो उस समय उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या आएगी, जीरो आएगी। जैसे मान लो ये जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी आएगी बच्चों, ये फॉर्मूला क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस ये डॉट 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 m1 प्लस m2 प्लस m3। समझ में आ रहा है? अब देखो जब लट्टू जब स्टार्टिंग में ऐसे भाग रहा था, ऐसे 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 इधर उधर जा रहा था, तो उस समय उसके जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी रही होगी, पार्टिकल के पास वेलोसिटी, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यहाँ पे जीरो नहीं आएगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद लट्टू क्या होता है, अपनी एक जगह में आ जाता है और वो वहीं पे क्या करता रहता है, एक ही जगह में क्या होता रहता है, ऐसे रोटेट करता रहता है। तो उस समय भी उसके पार्टिकल के पास तो वेलोसिटी रहेगी, उस सिस्टम के पार्टिकल के पास तो वेलोसिटी रहेगी, लेकिन उस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी रहेगा वो जीरो रहेगा, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास तब मूव नहीं करता, उसका सेंटर ऑफ मास एक ही जगह में रहेगा, क्योंकि लट्टू अब ये पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। एक्चुअल में ये जो हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड करते हैं, ये सिस्टम की वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ही करते हैं इसे। अब देखो एक और चीज बताता हूं, जैसे हमारा ये फॉर्मूला है बच्चों, ये VCOM इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ये क्या है, सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल है उनका मास है। अब मान लो ये m1 प्लस m2 प्लस m3, इनका जो सम आ रहा है वो कैपिटल M आ रहा है। मैंने क्या किया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दिया, तो इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इसका जो सम आ रहा है वो कैपिटल M आ रहा है। तो ये M किसका मास है बच्चों, सिस्टम का टोटल मास है, ठीक है। उस सिस्टम के पास ये 3 पार्टिकल थे तो उसका हमने सम कर दिया, तो ये टोटल मास उस सिस्टम का हमें पता चल जाएगा। उसको मैं अगर इस सेंटर ऑफ मास के साथ मल्टीप्लाई करता हूं
तो ये हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2, ध्यान से देखना m3v3, ठीक है। आप चाहो तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ऐसे वेक्टर का साइन भी लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो मास इंटू वेलोसिटी है, ये किसका मास है? सिस्टम का मास है। और ये किसका वेलोसिटी है बच्चों? ये किसका वेलोसिटी है? सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो हमें मिल जाएगा। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला तो होता है। इस m1 मास के पास जो मोमेंटम होगा वो हमें मिल जाएगा। इस m2 मास के पास जो मोमेंटम होगा वो हमें मिल जाएगा। इस m3 मास के पास जो मोमेंटम होगा वो हमें मिल जाएगा। तो बच्चों सिस्टम का जो मोमेंटम होता है, सिस्टम का जो मोमेंटम हो, जो टोटल मोमेंटम होता है, उसे कैसे फाइंड करते हैं? सिस्टम का टोटल मास और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। एक्चुअल में बच्चों जैसे मान लो कोई बॉडी, ये कोई डिस्क है, ये मूव कर रही है, आपसे बोला इसका मोमेंटम निकाल दो, तो आप क्या मोमेंटम कैसे निकालोगे? इसका मास और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। ये जो सेंटर ऑफ मास है, यहां तो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं, उनकी वेलोसिटी से आपको कोई लेना देना नहीं है। उनकी वेलोसिटी चाहे कुछ भी हो, कुछ भी डिफरेंट हो, अलग अलग ही होती है उनकी वेलोसिटी। आपको क्या करना है? बस ये जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है ना, उसे यहां पे पुट करना है। और इस सिस्टम का जो टोटल मास है, जो इतने सारे पार्टिकल्स हैं उनका जो टोटल मास है, उसे यहां पे पुट करना है। इस तरीके से आपको सिस्टम का मोमेंटम पता चल जाता है। तो इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है सेंटर ऑफ मास की? सेंटर ऑफ मास की यही इंपॉर्टेंस है, ठीक है। समझ में आया इसे? अब देखो यहाँ पे, चलो ये तो समझ में आ गया। एक न्यूमेरिकल कराता हूँ, न्यूमेरिकल से और अच्छा समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको ये बताया था ना कि ये जो सेंटर ऑफ मास है, ये आपका जीरो भी हो सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता। तो एक न्यूमेरिकल कराता हूँ, देखो समझाता हूँ इसका मतलब। मान लो ये एक पार्टिकल है। अब देखो बच्चों यहाँ पे तो मैंने आपको सर्कुलर डिस्क की हेल्प से समझाया, इस लट्टू की हेल्प से समझाया। तो सर्कुलर डिस्क के अंदर तो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस आते ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस तो आपके 2 या 3 ही पार्टिकल आपको दिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं 2 पार्टिकल लेकर के चल रहा हूँ। मान लो एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, ठीक है। या कोई एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, और इसका जो मास है, मान लो इसका मास ये m1 मास है, ये 10 kg है, ठीक है। और इसका जो मास है m2 मास, इसे मान लेते हैं 2 kg। मान लो ये वाला जो पार्टिकल है इस डायरेक्शन में v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड इधर मूव कर रहा है, ठीक है। और ये वाला जो पार्टिकल है ये इधर मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, इसकी v2 वेलोसिटी है, ठीक है। सॉरी, ये v1 वेलोसिटी है, ये v2 वेलोसिटी है। अब हमें क्या बताना है? इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें बताना है। अब देखो बच्चों एक चीज बताता हूं, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 भी आ सकती है और नहीं भी आ सकती है। बस वही चेक करना है कि 0 आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अब देखो VCOM इज इक्वल टू क्या होता है आपका m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यही होता है। तो हमें इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बतानी है। इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहीं कहीं लाई कर रहा होगा, तो वो भी मूव कर रहा होगा, क्या पता मूव कर रहा हो, क्या पता ना मूव कर रहा हो, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? देखो m1 मास कितना है, 10 है। वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी लेफ्ट हैंड साइड में, तो वेलोसिटी अगर लेफ्ट हैंड साइड में होगी तो उसे नेगेटिव लेना है। राइट हैंड साइड में अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन है तो उसे पॉजिटिव लेना है, ठीक है। यही आपको ध्यान रखना है। तो वेलोसिटी यहाँ पे -2 हो जाएगा, फिर प्लस m2 मास कितना है, ये 2 है, वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, ये 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इन दोनों मास को ऐड कर दो 10 + 2, तो ये फाइनली कितना आ रहा है? VCOM इज इक्वल टू आ रहा है ये 10 2 20 -20 + 4 2 8 डिवाइडेड बाय 10 + 2 कितना होता है आपका? 12 होता है। तो ये -12 डिवाइडेड बाय 12, ये कितना आ गया? -1 आ गया। तो जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी आई -1 मीटर पर सेकंड आ गई। इसका मतलब ये है कि ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पे कहीं पे था, तो सेंटर ऑफ मास भी इधर जो है 1 लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रखा है, ठीक है, -1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से लेफ्ट हैंड साइड में मूव करता रहेगा। ये पार्टिकल भी मूव कर रहे हैं, लेकिन ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों, वो लेफ्ट हैंड साइड में 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। इसका मतलब वो सिस्टम दूर से जब आप देखोगे ना, दूर से कहीं दूर से आप देखोगे तो आपको ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम लेफ्ट हैंड साइड में ही मूव करता हुआ दिखाई देगा। भले ये पार्टिकल एक इधर मूव कर रहा है, एक इधर मूव कर रहा है, लेकिन ये सिस्टम पूरा का पूरा सिस्टम इधर ही मूव करता हुआ दिखाई देगा। देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। अब देखो इसका नेक्स्ट एक पॉइंट बताता हूं। यहां पे तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कुछ आई, लेकिन मैंने एक चीज बताई थी कि ऐसा भी हो सकता है कि मान लो ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, ये किसी वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, ये किसी वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, और इसका सेंटर ऑफ मास कितना आ गया? 0 आ गया। इसका सेंटर ऑफ मास कितना आ गया? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आ गई? 0 आ गई। तो ऐसा कब होगा? देखो इसका एक एग्जाम्पल समझाता हूं। मान लो ये बॉडी है, ये m1 बॉडी है और ये m2 बॉडी है। चलो इसका 2 kg मास है और इसका 10 kg का मास है, ठीक है। अब देखो बच्चों, मान लो अगर ये इधर मूव कर रहा है
इधर मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल मान लो इधर मूव कर रहा है और 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब हमें बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या, देखो देखना बच्चों, इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो 0 आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, 0 आएगा। और यहीं से मैंने जो आपको स्टार्टिंग में कहा था ना कि इसका मीनिंग समझाऊंगा, यही इंपॉर्टेंट है, बस यहीं पे हम पहुंचने वाले हैं। देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या करना है, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो VCOM इज इक्वल टू हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो VCOM इज इक्वल टू हो जाएगा आपका m1 मास कितना है 10 kg, इसका जो वेलोसिटी है लेफ्ट हैंड साइड में तो -1 आएगा, ठीक है, -1 प्लस m2 कितना है आपका 2 kg इंटू इसका राइट हैंड साइड में वेलोसिटी है तो ये 5 आएगा, +5। इन दोनों को ऐड कर दो 10 + 2, तो ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना आ रहा है, -10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 12। तो ये 10 से 10 कट जाएगा तो ये फाइनली कितना आएगा, 0/12 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आई, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आई, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 आ गई। लेकिन ऐसा होता कब है, पता है कब होता है ऐसा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 कब आती है। देखो यही तो समझाना है कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 आ रही है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कुछ आ रही है। इसका मतलब क्या होता है, देखो यही मैं समझा देता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज 0 देन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या चीज़ है, अब नेट फोर्स ऑन सिस्टम क्या चीज़ है, देखो बताता हूँ बच्चों। यहाँ पे तो देखो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये तो मैंने क्वेश्चंस करा दिए, जनरली क्वेश्चंस आ जाते हैं इसलिए मुझे क्वेश्चंस कराने पड़े 2-2 पार्टिकल के, ठीक है। लेकिन 2-2 पार्टिकल करके कभी भी आप इस लाइन का मतलब नहीं समझ पाओगे। इस लाइन का मतलब क्या है, देखो बताता हूँ। मान लो यहाँ पे कोई बॉम्ब है, ठीक है, ये बॉम्ब है। अब देखो बच्चों ये बॉम्ब है, तो ये बॉम्ब यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल से मिल करके बना होगा, बहुत सारे पार्टिकल होंगे ना इसके अंदर, बहुत सारे पार्टिकल होंगे। तो बॉम्ब जब फटता है तो किस तरीके से फटता है बच्चों, उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसकी वजह से बॉम्ब फट जाता है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि बॉम्ब जो फट रहा है किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं फट रहा है, मैंने इसमें कोई हथौड़ा नहीं मारा है कि ये फट गया है, समझ रहे हो। यहाँ पे जैसे अभी दीपावली आने वाली है आपकी, तो ये जैसे मान लो कोई सुतली बम है, तो हम क्या करते हैं, इस पर आग लगाते हैं, तो ये क्या होता है, ये बारूद जलने लगता है, जलने लगता है, जलने लगता है, जलने लगता है ना, बारूद जलने लगता है, ऐसे बारूद जलने लगता है। तो बारूद जब जलता है तो अंदर यहाँ इसके बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ध्यान से देखना इस बात को, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना बच्चों। इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के ये बम बना होगा। अब जब यहाँ अंदर केमिकल रिएक्शन होगी ना, जब अंदर केमिकल रिएक्शन होगी, तो केमिकल रिएक्शन होने से क्या होता है कि ये मान लो यहाँ पे तो बहुत सारे पार्टिकल होंगे, तो अभी मैं कोई 2 पार्टिकल लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला पार्टिकल क्या करेगा, इस पे इंटरनल फोर्स लगाएगा, और ये वाला पार्टिकल क्या करेगा, इस पे इंटरनल फोर्स, दोनों एक दूसरे पे इंटरनल फोर्स लगाएंगे। वैसे अदर पार्टिकल भी एक दूसरे पे इंटरनल फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है। अब जितना ये वाला पार्टिकल इस पे फोर्स लगाएगा ना, उतना ही फोर्स ये वाला पार्टिकल भी इस पे लगाएगा। तो उसी तरीके से और पार्टिकल भी फोर्स लगा रहे होंगे। तो बच्चों इस वाले फोर्स की डायरेक्शन इधर है, इस वाले फोर्स की डायरेक्शन उसके अपोजिट है, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। तो नेट फोर्स ऑन सिस्टम कितना हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन सिस्टम, ये जो लिखा है ना नेट फोर्स ऑन सिस्टम, नेट फोर्स ऑन सिस्टम क्या हो जाता है, इस 0 हो जाता है। बच्चों इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। मान लो इस बॉम्ब को हमने किसी चैम्बर पे रखा हुआ है, समझ रहे हो, किसी चैम्बर में रखा हुआ है, और यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए ऐसे भी मान लीजिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है, वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स को रख सकते हैं, पर मान लीजिए उससे कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है, हमने एक ऐसे चैम्बर के अंदर इस बम को फोड़ रहे हैं जहाँ पे मतलब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है। अब देखो हमने क्या किया, ये जो सुतली बम है, यहाँ पे हमने इसे फायर किया, तो फायर करने से यहाँ आग लगी, बारूद जलने लगा, तो यहाँ अंदर केमिकल रिएक्शन होने लग जाएगी। केमिकल रिएक्शन होगी तो बच्चों ये पार्टिकल क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, फोर्स से खींचेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि जितने फोर्स से ये वाला पार्टिकल इसे खींचेगा, उतने ही फोर्स से ये वाला पार्टिकल भी इसे खींचेगा। तो जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो ये फोर्स क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। तो फोर्स बढ़ेगा तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे, क्या आएंगे, पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आएंगे, बहुत ज्यादा क्लोज आएंगे, तो ये बॉम्ब क्या होने लगेगा, श्रिंक होने लग जाएगा, फाइनली बॉम्ब क्या हो जाएगा, फट जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि वहां एनर्जी बनने लग जाएगी ना, तो वह एनर्जी फटेगा तो उसके बाद।
तो बच्चों लेकिन यहाँ पे इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा था, हमने कोई हथौड़ा नहीं मारा था इस पे, ये इंटरनल फोर्सेस ही थे। लेकिन ये इंटरनल फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, ये पॉजिटिव रहा होगा, ये नेगेटिव रहा होगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना। फोर्स क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो फाइनली इस सिस्टम पे जो नेट फोर्स है वो जीरो है। नेट फोर्स कितना है, जीरो है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब ये है, देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन कांस्टेंट का मतलब ये है कि अभी मान लो ये बम फटा नहीं है, अभी इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे, लेकिन फटने के बाद भी जो है इसका सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर अभी मान लो बिफोर एक्सप्लोजन से पहले अगर इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा ना। लेकिन आफ्टर एक्सप्लोजन के बाद भी इसका जो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो जीरो ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। अभी बताता हूं, एक दूसरा केस भी बताऊंगा, अभी पहले इस वाले को समझो फिर दूसरा भी बताऊंगा। अभी रिमेन कांस्टेंट का मतलब ये भी हो सकता है कि इसके सेंटर ऑफ मास के पास कुछ वेलोसिटी हो। तो अगर इनिशियली कुछ वेलोसिटी रहेगी तो बाद में भी उसके पास वही वेलोसिटी रहेगी। अब देखो ऐसा होता कैसे, अभी इसी को समझते हैं। देखो यहां पे क्या है, अभी देखो ये हमने क्या किया, बॉम्ब तो अभी रेस्ट में था, क्या था, रेस्ट में था। बॉम्ब रेस्ट में था तो इसके सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी कितनी रहेगी, जीरो रहेगी बिफोर एक्सप्लोजन। अब क्या हुआ, ये बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया, तो एक्सप्लोड होने से क्या होगा कि इसके जो बहुत सारे पार्टिकल होंगे वो बिखरने लग जाएंगे। कुछ इधर बिखर रहे हैं, 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 कुछ इधर, अलग अलग जगह मूव करने लग जाएंगे। इसके पास V1 वेलोसिटी, इसके पास V2, इसके पास V3, इसके पास V4, इसके पास V5, अलग अलग वेलोसिटी होगी इनके पास। वेलोसिटी तो इनके पास अलग अलग होंगी, लेकिन यहाँ पे मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, M1 V1 M2 V2, समझ रहे हो, ये M1 V1 M2 V2। लेकिन बच्चों ये जो M1 V1 होता है ये किसका फॉर्मूला होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है ना। मैंने आपको मोमेंटम यहाँ पे बताया था, ये मोमेंटम है, ये उस M1 पार्टिकल का मोमेंटम है, ये M2 पार्टिकल का मोमेंटम है, ये M3 पार्टिकल का मोमेंटम है। तो बच्चों किसी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, किसी की नेगेटिव आएगी, किसी की कुछ आएगी, तो जो नेट मोमेंटम होगा वो जीरो ही आएगा। नेट मोमेंटम क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब ये है कि ये पार्टिकल, ये जो बॉम्ब था अभी इनिशियली क्या था, रेस्ट में था, तो इसका जो नेट मोमेंटम रहा था, नेट मोमेंटम जो था इसका क्या था, जीरो था। लेकिन आफ्टर एक्सप्लोजन भी इसका जो नेट मोमेंटम रहेगा वो जीरो ही रहेगा, क्योंकि जो नेट मोमेंटम का जो फॉर्मूला होगा बच्चों, जो नेट मोमेंटम होगा क्या होगा, फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम, सेकंड पार्टिकल का मोमेंटम, थर्ड पार्टिकल का मोमेंटम, सबको हम ऐड करेंगे। लेकिन किसी का मोमेंटम पॉजिटिव होगा, किसी का मोमेंटम इस डायरेक्शन में वो नेगेटिव होगा, किसी का पॉजिटिव होगा, किसी का नेगेटिव होगा, तो वो सब क्या होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे, नेट मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। अब फाइनली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी जीरो होगी। कैसे होगी जीरो, देखो इसे मैं समझाता हूं। क्योंकि ये बॉम्ब जो है, ये बॉम्ब बच्चों स्टार्टिंग में क्या था, रेस्ट में था, और ये जो बॉम्ब फटा है ना, ये यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन हुई है वो जो इंटरनल फोर्सेस जो लग रही थी, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी है इस पे, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं फटा, ये इंटरनल फोर्स की वजह से फटा है। लेकिन इंटरनल फोर्स आपस में क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। लेकिन ये पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे थे, तो ये फाइनली वहाँ पे एनर्जी बनी, ये फट गया, ठीक है। लेकिन ये इंटरनल फोर्स का जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है, क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड भी इनका इक्वल होता है और ये अपोजिट डायरेक्शन में भी होते हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो फाइनली नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन जब ये जैसे ये बॉम्ब रखा हुआ है ना, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, अब ये पार्टिकल बिखर रहे हैं, मान लो एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल इधर। तो पहले जब रेस्ट में था तब ये सिस्टम ये था, अब ये पार्टिकल बिखरने लग गए हैं, तो अब ये सिस्टम कुछ ऐसा हो जाएगा सिस्टम, अब ये फट गया है मतलब बम। लेकिन बच्चों सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहेगा, इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास रहेगा, इसके पास तो V1 वेलोसिटी, इसके पास V2 है, इसके पास V3 है, इसके पास V4 है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहेगा, ये मूव नहीं करेगा। ये इस फॉर्मूले में जब इस वेलोसिटी को पुट करोगे ना, V1 V2 V3 यहाँ पुट करोगे तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या आएगी, जीरो ही आएगी। क्यों आई जीरो, क्योंकि उसके नेट फोर्स जो सिस्टम में था वो जीरो था, समझ रहे हो, वो इंटरनल फोर्स की वजह से फटा है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं फटा है। देन उसकी जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। अगर वो इनिशियली अगर वो जीरो थी तो आफ्टर एक्सप्लोजन भी उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी बच्चों, जीरो ही रहेगी। अब दूसरा केस मैं बताता हूं, मान लो ये चैम्बर है। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब यहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों, मतलब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए आप ऐसा समझ लीजिए। तो हमने क्या किया, बॉम्ब को ऊपर की तरफ फेंका, थ्रो कर दिया हमने बॉम्ब को। अब ये बॉम्ब ऊपर की तरफ जाने लग गया। अब जैसे ये ऊपर जा रहा था अचानक से ये रास्ते में फट गया, ठीक है।
अब जब ये ऊपर जा रहा था, मान लो ये ऊपर जा रहा था, इस पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग नहीं रही है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने लग जाती। मैंने इसे आइसोलेटेड सिस्टम की ही हेल्प से इसे समझा रहा हूँ, देन आपको ज़्यादा अच्छे से फील आएगा इस क्वेश्चन का। अब ये ऊपर 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 जा रहा है, तो बच्चों इसमें नीचे की तरफ कोई ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं लग रही, तो जिस भी वेलोसिटी से मैंने इसे ऊपर थ्रो किया होगा ना, जिस भी वेलोसिटी से मैंने इसे थ्रो किया होगा उसी वेलोसिटी से ये ऊपर जाता रहेगा, कंटिन्यूअसली ऊपर जाता रहेगा, क्योंकि इसके मोशन को कोई दूसरा फोर्स अपोज तो कर नहीं रहा, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। अब देखो बच्चों, हमें यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं देनी, तो क्या मैंने इसे थ्रो किया तो मैंने क्या इसे एक्सटर्नल फोर्स दिया? नहीं दिया। एक्सटर्नल फोर्स किसे बोलते हैं बच्चों? जब हम किसी बॉडी पे कांटेक्ट फोर्स लगाते रहते हैं, कंटिन्यूअसली जब हम कांटेक्ट फोर्स लगाते रहते हैं उसे एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। अब मैंने इसे तो थ्रो कर दिया, अब जब मैंने थ्रो कर दिया, अब ये मेरे हैंड से रिलीज हो चुका है, इस पर कोई कांटेक्ट फोर्स थोड़ा ना लग रही, मैंने तो इसे एनर्जी दी, काइनेटिक एनर्जी से इसे ऊपर थ्रो कर दिया, मैं कोई कांटेक्ट एक्सटर्नल फोर्स थोड़ा ना दिया है मैंने इसे। अब देखो जब मेरे हैंड से ये रिलीज हो गया, मान लो इसके पास वेलोसिटी, इसके सेंटर ऑफ, मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था। अब देखो मैं इसे कोई भी कांटेक्ट फोर्स नहीं दे रहा हूं, ये इतनी ही वेलोसिटी से ऊपर जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, तो इसके सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड है। अब मान लो ये अचानक रास्ते में फट जाता है, ऐसे ये फट जाता है रास्ते में। अब पहले तो सिस्टम इतना छोटा था, अब ये जैसे ही फटेगा इसके पार्टिकल कुछ इधर है कुछ इधर है कुछ इधर है कुछ इधर है। तो बच्चों देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज जीरो, ये जो फटा है इसका जो नेट फोर्स ऑन सिस्टम था वो जीरो था, क्योंकि ये किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं फटा। हमने क्या किया बच्चों, मान लो इसमें हमने आग लगा दी थी, हमने इसे ऊपर थ्रो कर दिया, तो ये आग इसमें ये जो इसकी जो वो है ना, ये बारूद जल रहा है, इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है और ये ऊपर भी मोशन कर रहा है, अचानक से बीच में फट गया, तो हमने इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, ये इंटरनल फोर्स की ही वजह से फटा है। तो इंटरनल फोर्स की वजह से अगर ये फटेगा तो फटने से पहले जो इसके पास वेलोसिटी रही होगी ना, इसके सेंटर ऑफ मास के पास जो वेलोसिटी रहेगी, आफ्टर एक्सप्लोजन भी इसके सेंटर ऑफ मास के पास जो वेलोसिटी होगी वो कितनी रहेगी? 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। मान लो ये पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, ये पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, ये पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, ये सारे पार्टिकल अलग अलग मूव कर रहे हैं, तो ये सिस्टम थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मतलब बड़ा मतलब ये सिस्टम तो यही है, लेकिन अब ये बॉम्ब के अंदर बहुत सारे पार्टिकल थे, वो पार्टिकल बिखर गए हैं, तो उन पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, जब आप इन्हें यहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे, यहाँ इन जगह पुट करोगे ना, यहाँ फॉर्मूले में पुट करोगे, तो उसकी जो वेलोसिटी आएगी ना वो यही आएगी, 5 मीटर पर सेकंड ही आएगी। इसीलिए तो लिखा हुआ है कि जो वेलोसिटी होती है सेंटर ऑफ मास की वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती है। इनिशियली जो भी उसके पास वेलोसिटी रही होगी बॉम्ब के पास, फटने के बाद उसके सेंटर ऑफ मास के पास वही वेलोसिटी रहती है। अगर इनिशियली उसके सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी अगर जीरो थी तो फटने के बाद भी वो जीरो ही रहेगी। अगर इस बम के पास फटने से पहले इनिशियली अगर 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी तो फटने के बाद भी उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी कितनी रहेगी? 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। ये पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं और इसका सेंटर ऑफ मास भी मूव करता रहेगा, ये पार्टिकल्स भी आगे मूव कर रहे हैं, मान लो जिधर भी मूव कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास भी उतने ही मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। ये है कहने का मतलब। अब देखो बच्चों एक्सेलरेशन भी बता देता हूं, ये तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास था, अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ये क्या होता है? देखो बच्चों सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या था? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या था? m1v1 प्लस m2v2 यही था, प्लस m3v3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, यही था फॉर्मूला। अब अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर दूं, डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? देखो यहाँ मैंने डी बाई डी टी कर दिया, इससे मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, सपोज करके अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो देन हम क्या करेंगे? इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जो चीज़ चेंज होती है उसी को ही डिफ्रेंशिएट किया जाता है। मास तो चेंज नहीं हो रहा है तो इसे डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, हम इसी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। वेलोसिटी को इसे डी बाई डी टी करेंगे, इस वाली वेलोसिटी का भी, इसका भी डी बाई डी टी कर देंगे, डी बाई डी टी, ये जो v3 वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, अब देखो इस यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चों? dv बाई डी टी किसका फॉर्मूला होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, तो ये हमें किसका फॉर्मूला मिलेगा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे m1 ये एक्सेलरेशन ऑफ m1 पार्टिकल, ये m2 a2, ये m3 a3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले से फाइंड किया जाता है। अब देखो बच्चों सपोज करके ये m1 प्लस m2 प्लस m3 कोई सिस्टम है, 3 पार्टिकल का सिस्टम है, उस सिस्टम का जो टोटल मास है m है। तो मान लो ये अगर m है, m को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये m
ए सी ओ एम हो जाएगा। मान लो इसका टोटल मास कितना है, एम है, तो एम को मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, तो एम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन सी ओ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू प्लस एम थ्री ए थ्री डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइडेड बाय नहीं होगा, तो मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों ये जो एम, ये क्या है, टोटल मास है, सिस्टम का टोटल मास। अरे ये क्या है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है। तो ये मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है। क्या होता है, नेट फोर्स। ये क्या होगा, ये कौन सा वाला फोर्स होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, यही तो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बच्चों यहाँ पे जो मास इंटू एक्सेलरेशन है, ये किसका फोर्स है, ये F1 फोर्स है जो M1 मास पे लग रहा होगा, ठीक है। ये F2 फोर्स है, ये F3 फोर्स है। अब देखो मैंने आपको एक चीज क्या बताई थी, जैसे मैंने वेलोसिटी का बताया था कि जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी जीरो ही होगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि जरूरी नहीं है कि ये जीरो ही आएगी, इसकी वैल्यू जीरो भी आ सकती है और जीरो के सिवाय कुछ और भी आ सकती है। उसी तरीके से बच्चों ये जो नेट फोर्स होता है, जरूरी नहीं है कि नेट फोर्स जीरो ही आएगा, जीरो की कुछ वैल्यू भी आ सकती है, जीरो भी आ सकता है और जीरो नहीं भी आ सकता। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज जीरो, बस इसी को समझना है। देखो इसका मतलब क्या है, देखो इसकी वैल्यू जीरो भी आ सकती है, जीरो नहीं भी आ सकती। सपोज करके जीरो आ रही है, अगर इसकी वैल्यू अगर जीरो आ रही है, इफ एफ नेट इज जीरो, अगर ये जीरो है तो एफ नेट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, एफ नेट इज इक्वल टू क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। इतना समझ में आ रहा है। देखो कोई भी सिस्टम अगर मूव कर रहा है, उस सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स अगर आपको पता करना है, तो आपको उस सिस्टम का जो टोटल मास है उसे मल्टीप्लाई कर देना सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन से, तो आपको उस सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स का पता चल जाएगा। मान लो नेट फोर्स अगर जीरो है, तो नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या ये होता है कि वो सिस्टम रुका हुआ है, नहीं, ये नहीं होता उसका मतलब। देखो अभी बताता हूं ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। तो बच्चों अगर ये नेट फोर्स मान लो सपोज करके जीरो मैंने ले रखी है, तो एफ नेट को मैंने जीरो ले लिया, तो ये एम, ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो अपॉन एम। तो ये फाइनली सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो ये तो पक्की बात है, अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स अगर जीरो लग रही है, तो सेंटर ऑफ मास भी कितना होगा बच्चों, जीरो ही। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी कितना होगा, जीरो ही होगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि सिस्टम मूव नहीं कर रहा है। देखो सबसे पहले बच्चों मैं एक चीज बताता हूं, अगर किसी भी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है, किसी भी सिस्टम के पास अगर एक्सेलरेशन जीरो है, तो एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी डज नॉट चेंज, वेलोसिटी डज नॉट चेंज। इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। अगर किसी भी सिस्टम का एक्सेलरेशन अगर जीरो है, तो इसका मतलब ये होता है कि वेलोसिटी डज नॉट चेंज। बच्चों एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, यही तो होता है, डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। बच्चों एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी को चेंज करना। अब अगर एक्सेलरेशन है ही नहीं, एक्सेलरेशन अगर जीरो है, किसी सिस्टम का अगर एक्सेलरेशन जीरो है, तो उस सिस्टम का वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रहा होगा। अगर उस सिस्टम के पास वेलोसिटी जीरो है, तो जीरो ही रहेगी, और अगर कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो कांस्टेंट ही वेलोसिटी रहेगी। ये है कहने का मतलब। देखो फिर से बताता हूं, एक्सेलरेशन जीरो, मान लो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है, यानी कि एफ नेट जीरो है, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी डज नॉट चेंज। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब यह है कि अगर बॉडी, देखो अगर मान लो कोई बॉडी रेस्ट में, मान लो उसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जीरो है, तब तो इसका मतलब तो वो रेस्ट में ही रहेगा। जैसे मैंने बॉम्ब का बताया था आपको, यहां पे बताया था ना बॉम्ब का मैंने क्या बताया था आपका, कि बॉम्ब को रेस्ट में रखा हुआ था हमने, ये बॉम्ब फट गया तो इसका सेंटर ऑफ मास अभी भी मूव नहीं कर रहा था, तो इस पे जो नेट फोर्स लग रही थी वो कितनी लग रही थी, जीरो लग रही थी। समझ में आ रहा है कुछ? तो मेरा कहने का मतलब ये है, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब ये होता है वेलोसिटी डज नॉट चेंज, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अब देखो बच्चों, मान लो कोई बॉडी है, ये बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, मान लो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रही है, और मैं आपसे पूछूं इसका एक्सेलरेशन बता दो कितना एक्सेलरेशन है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो ही तो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो फाइनल वेलोसिटी भी इसकी 5 है, इनिशियल वेलोसिटी भी इसकी 5 है, डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये एक्सेलरेशन कितना आ गया, जीरो अपॉन टी, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, जीरो आ
आ रहा है। इसका मतलब कोई बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो ही होता है। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि सिस्टम मूव नहीं कर रहा है। सिस्टम मूव कर रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बस वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वो सिस्टम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। किसी भी सिस्टम का अगर एक्सेलरेशन, उसका सेंटर ऑफ मास का अगर एक्सेलरेशन जीरो आ रहा है तो गलती से ये मत मान लेना कि वो सिस्टम रुका हुआ है। वो उसका मतलब ये निकलता है कि वो जो सिस्टम है बच्चों, वो सिस्टम जो है वेलोसिटी ऑफ सिस्टम या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी बोल सकते हो, इज कांस्टेंट। अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इस सिस्टम की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है।